26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 यूक्रेन के एक छोटे से शहर के पास एक विस्फोट हुआ जिसकी आवाज इतिहास आज भी सुन सकता है। पर सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि विस्फोट हुआ। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे रोका जा सकता था। चेरनोबिल, यह नाम आज भी एक अजीब सी खामोशी लेकर आता है। एक ऐसी जगह जो कभी आबाद थी, कभी गुनगुनाती थी, कभी जीती थी और फिर एक रात में एक तकनीकी भूल और एक दोषपूर्ण डिजाइन के मेल से हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन यह सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है। यह उस पूरी व्यवस्था की कहानी है जिसने उस दुर्घटना को संभव बनाया। तो सवाल यह है, उस रात असली गलती कहाँ हुई? रिएक्टर में, कंट्रोल रूम में, या उससे भी कहीं गहरे? परिप्यात 1986 में यह शहर सोवियत यूनियन के सबसे आधुनिक शहरों में से एक माना जाता था। चौड़ी सड़कें, नए अपार्टमेंट, एक अम्यूजमेंट पार्क जो उसी हफ्ते खुलने वाला था और बीच में एक विशाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसे पूरी सोवियत सिस्टम की शान माना जाता था। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, 4 रिएक्टर और 2 और निर्माणाधीन। इस संयंत्र में RBM के 1000 रिएक्टर लगे थे, सोवियत डिजाइन का एक विशेष रिएक्टर। यह रिएक्टर सस्ते में बनाया जा सकता था, बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करता था और सोवियत इंजीनियर्स को इस पर गर्व था। लेकिन इस रिएक्टर में एक खामी थी, एक ऐसी खामी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे और जिन्हें पता थी वे चुप रहे। वह खामी थी पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट। सरल भाषा में कहें तो जैसे जैसे रिएक्टर में भाप बढ़ती थी, प्रतिक्रिया और तेज होती थी, और जितनी तेज होती उतनी और भाप बनती। एक ऐसा चक्र जो खुद को बढ़ाता चला जाता था। यह एक डिजाइन की मूलभूत कमजोरी थी और इसी कमजोरी को 26 अप्रैल की रात एक और गलती ने जगा दिया। उस रात एक सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। विचार सरल था, यह देखना कि अगर पावर सप्लाई अचानक कट जाए तो क्या टरबाइन्स की घूमती हुई गति रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पर्याप्त बिजली दे सकती है। यह टेस्ट पहले भी हो चुका था पर पूरी तरह सफल नहीं रहा था। इस बार इसे ठीक से करने की कोशिश थी, लेकिन इस टेस्ट की टाइमिंग पहले से ही गड़बड़ा चुकी थी। दिन में कीव से पावर ग्रिड डिमांड की वजह से टेस्ट को घंटों के लिए टाल दिया गया था। इसका मतलब था कि जो टीम रात की शिफ्ट में आई उसने दिन की टीम से यह टेस्ट किया, बिना उचित तैयारी के, बिना पर्याप्त अनुभव के। रात के करीब 1 बजे रिएक्टर की पावर खतरनाक रूप से कम हो गई, लगभग 0 के करीब। एक अनुभवी ऑपरेटर शायद यहीं रुक जाता, पर उस रात दबाव था टेस्ट पूरा करने का, वापस स्केड्यूल पर आने का, सिस्टम को फेल नहीं दिखाने का। कंट्रोल रॉड्स को निकाला गया, पावर वापस लाई गई और टेस्ट शुरू हुआ। जो अगले कुछ सेकंड में हुआ उसे समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो न्यूक्लियर फिजिक्स में गलत हो सकता है। जैसे ही टरबाइन्स को डिस्कनेक्ट किया गया और कूलेंट फ्लो कम हुई, रिएक्टर का वह पुराना दोष जाग उठा। भाप बढ़ी, प्रतिक्रिया तेज हुई। ऑपरेटर्स ने इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाया, जिसे AZ5 कहते हैं। यह रिएक्टर को बंद करने का आखिरी उपाय था।
लेकिन यहाँ एक और खामी सामने आई, आरबीएम के रिएक्टर की एक और छिपी हुई कमजोरी। जब कंट्रोल रॉड्स को नीचे डाला गया तो उनके ग्राफाइट टिप्स की वजह से पहले एक क्षण के लिए प्रतिक्रिया और बढ़ गई, कम नहीं हुई। वह एक पल काफी था। रिएक्टर की पावर 1 सेकंड में ही सामान्य से सैकड़ों गुना बढ़ गई। फ्यूल रॉड्स टूटने लगे, पानी अचानक भाप बना और फिर पहला विस्फोट, और कुछ ही पलों बाद दूसरा, इतना शक्तिशाली कि रिएक्टर की 1000 टन से भी ज्यादा वजनी छत हवा में उड़ गई। परिप्यात के लोग नींद में थे। कुछ ने एक तेज आवाज सुनी, कुछ ने आसमान में एक अजीब रोशनी देखी, नीली, बैंगनी, जादुई लगने वाली। वे नहीं जानते थे कि वह रेडिएशन की चमक थी। पहले रिस्पॉन्डर्स, फायर फाइटर्स मिनटों में पहुंच गए। वे नहीं जानते थे कि वे किसका सामना कर रहे हैं। उन्हें बताया गया था कि यह एक साधारण आग है। उनके पास रेडिएशन से बचाव का कोई उपकरण नहीं था। इन फायर फाइटर्स ने जो किया, उसे बहादुरी कहना शायद शब्दों को कम करना है। वे जलते हुए ग्राफाइट के टुकड़ों के बीच चले, खुले रिएक्टर के ऊपर काम किया, जहां रेडिएशन का स्तर इतना अधिक था कि हमारे डॉसिमीटर्स उसे मेजर ही नहीं कर सकते थे। कई घंटों में ही उन्हें रेडिएशन सिकनेस के लक्षण दिखने लगे, उल्टी, जलन, एक अजीब सा मेटालिक स्वाद मुंह में। उनमें से कई बच नहीं पाए और परिप्यात, वह आधुनिक जीवंत शहर, अभी भी सोया हुआ था। यहाँ इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है। सोवियत अथॉरिटीज को जल्दी पता चल गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, पर इवैक्यूएशन का आदेश देने में 36 घंटे से ज्यादा लग गए। 36 घंटे। इस दौरान परिप्यात के 49,000 से ज्यादा लोग अपने घरों में रहे। बच्चे स्कूल गए। लोगों ने अपनी बालकनियों पर खड़े होकर दूर जलते रिएक्टर को देखा। माताओं ने अपने बच्चों को खेलने भेजा। जब इवैक्यूएशन का आदेश आखिरकार आया तो लोगों को कहा गया, बस 3 दिन के लिए जाना है, जरूरी सामान ही लो। इसलिए वे अपनी तस्वीरें छोड़ गए, अपने पालतू जानवर छोड़ गए, अपना सारा जीवन छोड़ गए। वे कभी वापस नहीं आए। तो अब वह सवाल जो हमने शुरुआत में उठाया था, असली गलती कहाँ हुई? रिएक्टर में जरूर एक दोष था। ऑपरेटर्स ने जरूर गलत फैसले लिए। पर जब जांच हुई, जब दुनिया ने देखा, तो एक और परत सामने आई। सोवियत सिस्टम में एक ऐसी संस्कृति थी जहां बुरी खबर को ऊपर तक पहुंचाना खतरनाक था, जहां किसी सिस्टम की खामी को स्वीकार करना, उसके डिजाइनर की आलोचना करना एक राजनीतिक जोखिम था। आरबीएम के रिएक्टर की कमजोरियां पहले से कुछ साइंटिस्ट्स को पता थीं, पर वह जानकारी दबी रही। चेरनोबिल सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह एक पूरी व्यवस्था का विस्फोट था जो सच को सुनने से डरती थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने बाद में कहा था कि चेरनोबिल ने शायद सोवियत यूनियन के पतन को तेज कर दिया। और यह शायद सच है, क्योंकि जब चेरनोबिल के बारे में खबरें दबाई नहीं जा सकी, जब रेडियो एक्टिव बादल पूरे यूरोप में फैले और स्वीडन के रेडिएशन डिटेक्टर्स ने अलार्म बजाया, तब सोवियत यूनियन का वह इमेज जो उसने इतने दशकों में बनाया था, दरकने लगा। आज चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन में कुछ लोग वापस आ बसे हैं, ज्यादातर बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी,
जंगल ने उन इमारतों को वापस ले लिया है जो इंसानों ने छोड़ दी थीं। परिप्यात का वह अम्यूजमेंट पार्क जो कभी खुला ही नहीं था, आज खंडहर में खड़ा है, एक फेरिस व्हील जो कभी नहीं घूमी। और रिएक्टर 4 के ऊपर आज एक विशाल स्टील आर्च खड़ा है, न्यू सेफ कॉन्फाइनमेंट, जिसे 2016 में पूरा किया गया। यह आर्च इतना बड़ा है कि इसके अंदर आईफेल टावर आ जाए। यह अगले 100 साल तक उस रेडिएशन को रोके रखेगा जब तक कि कोई बेहतर हल न मिले। चेरनोबिल की कहानी डर की नहीं है, यह लापरवाही की भी नहीं है। यह उस खतरे की कहानी है जो तब पैदा होता है जब टेक्नोलॉजी को समझने से ज्यादा उसे दिखाने पर जोर हो, जब सिस्टम की खामियां स्वीकार करने की बजाय छिपाई जाए, जब जो लोग सबसे पहले दौड़कर आते हैं, फायर फाइटर्स, ऑपरेटर्स, क्लीनर्स, वे सब कुछ जानते भी नहीं कि वे क्या फेस कर रहे हैं। वे लोग जिनके नाम अब मेमोरियल वॉल्स पर हैं, उन्होंने उस रात एक पूरे कॉन्टिनेंट को बचाया, बिना आर्मोर के, बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के, बस इसलिए कि उनके सामने कोई और रास्ता नहीं था। चेरनोबिल 38 साल बाद भी हमसे बात करता है। हर उस रात जब कोई इंजीनियर किसी खामी को रिपोर्ट करने से डरता है, हर उस सिस्टम में जो सच सुनने की बजाय सही दिखने को तरजीह देता है। उस रात रिएक्टर 4 नहीं फटा था, एक पूरी सोच फटी थी। अगर यह कहानी आपको रोककर सोचने पर मजबूर करे, तो यह चैनल ऐसी ही कहानियां लाता रहता है। सब्सक्राइब करना न भूलें।